गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आपका स्वागत है मेरे भाई। बताएंगे सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। हैं? चलो, आपने सभी ने कमेंट नहीं किया। नालायक को मैंने देखा था कि तुमने कुछ कमेंट ही नहीं किया कि कब क्लास करनी है, कब नहीं करनी, कुछ है क्या नहीं है। चलो मेरे भाई, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं, तुम रिकॉर्डेड ही पढ़ो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई, तुम्हारा मन ही नहीं करता तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। चलो बताएंगे सभी कैसे हैं। कैसे हैं मेरे भाई? सभी बताएंगे, सभी बताएंगे कैसे हैं। बताएंगे सभी कैसे हैं मेरे भाई। चलो, आज हम जो पढ़ रहे हैं मेरे भाई, आज हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई, पांचवा चैप्टर हमारा चल ही रहा था, हम इसमें आगे पढ़ रहे हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? देखो, आज मैं रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, कल फिर अपन रिवीजन नहीं कराएंगे, ठीक है। फिर कल अपन आगे से बढ़ेंगे। चलो, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? देखो, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था सर? जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ लिया था, जैव रासायनिक प्रक्रम के बारे में पढ़ लिया था सर, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ लिया था? देखो, अब मैं रिवीजन कराता हूँ फास्ट स्पीड से, थोड़ा सा देखेंगे। चैप्टर 5 चल रहा था, लाइव प्रोसेस और जैव प्रक्रम, ठीक है मेरे भाई। हाँ, गुस्सा नहीं हो, नालायक को, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, मस्त मजे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो देखो भाई, अपन ने क्या क्या पढ़ा था? जैव प्रक्रम भाई मैंने बताया था, सभी ये शरीर की वे सभी क्रियाएं होती है जो सम्मिलित रूप से टूट फूट का कार्य करती है और अनुरक्षण का कार्य करती है। चार चीजें आती हैं, कौन कौन सी? पोषण, श्वसन, संवहन और उत्सर्जन। ठीक है सर। आगे आपने क्या बताया था सर? पोषण के बारे में बताया था कि सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना, रक्त में मिलाना और उसको हमारे शरीर को देना, वो क्या कहलाती है मेरे भाई? क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है हमारे पास पोषण। क्या कहलाता है? पोषण। और पोषण के कितने उद्देश्य होते हैं? 3 उद्देश्य होते हैं: ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर का निर्माण और रोगों से रक्षा। ऊर्जा की प्राप्ति जो करवा रहे थे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा करवा रहे थे, जबकि जो हमारे शरीर का निर्माण था वो प्रोटीन, खनिज लवण और जल कर रहा था। और रोगों से जो रक्षा है मेरे भाई, वो कौन कर रहे थे? विटामिन कर रहे थे सर। कौन कर रहे थे? विटामिन कर रहे थे मेरे भाई। उसके बाद में हमने आगे पढ़ा कि भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और रुक्षांश, जिसको हमने मोटा चारा भी बोला। पोषण की प्रक्रिया क्या थी? वायु ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करना या भोजन ग्रहण करना या पदार्थ ग्रहण करना। जटिल पदार्थ होता है उसको फिर हम सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, तो ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन करना। ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तन, फिर ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लेते हैं। फिर पुनः क्या करता है? विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रमों घटित होते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है? प्रोटीन में संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रोटीन में क्या होती है? संश्लेषण क्रिया। नए जटिल अणुओं का निर्माण होता है, शरीर में वृद्धि हो या अनुरक्षण होता है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में हमने देखा, इसके बाद में हमने क्या देखा मेरे भाई? इसके बाद में हमने देखा जैव रासायनिक प्रक्रम। जैव रासायनिक प्रक्रम क्या होता है? सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से अर्थात बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से जटिल पदार्थों का विघटन होता है, जिससे शरीर के अनुरक्षण के लिए व शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। इसके लिए शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला संपन्न होती है, जिसे जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। एंजाइम की बात करें तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए, जो जटिल पदार्थ होते हैं मेरे भाई, उनको सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? तोड़ने के लिए जीव जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं। जैव उत्प्रेरक का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि एक तरीके से जैसे हम उत्प्रेरक काम में लेते थे रासायनिक अभिक्रिया में, वैसे ही हम क्या काम में लेते हैं? क्या काम में लेते हैं? एंजाइम काम में लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है आज? चलो कोई बात नहीं। देखो मेरे भाई, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जिन्हें हम क्या कह रहे थे? एंजाइम कह रहे थे। पोषण के प्रकार कौन कौन से थे? तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है? जिसमें कोई भी जीव अपने आसपास के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश लेकर क्या कर लेता है? भोजन बना लेता है, स्वपोषी कहलाता है। इसमें हमारे पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, ये बता दिया था। इसके बाद मैंने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बताई थी। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? एक प्रक्रम होता है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रूप में लिए जाते हैं, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, और हमें क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं सर? सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। सूर्य का प्रकाश कौन सा है? सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त होगा सर? सूर्य से प्राप्त होगा। क्लोरोफिल जो है वो पौधे के हरे भाग में उपस्थित होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और जो जल होता है वो जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से? तो सर, जो क्लोरोफिल होगा प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करेगा, प्रकाश ऊर्जा को क्या कर देगा? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा। जल के अणुओं का H2 और O2 में विघटन हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाएगा? उसका अपचयन हो जाएगा। सॉरी, अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन, ठीक है। देखते हैं
पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्चे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। स्थलीय पौधे जो होते हैं वो जल के साथ अन्य कच्ची सामग्री जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन तथा मैग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ कहां से प्राप्त कर लेते हैं मेरे भाई? मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं। कहां से प्राप्त कर लेते हैं? मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड थी, जल था, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल था, और क्या बन गया था हमारे पास? ग्लूकोज बन गया था, ऑक्सीजन बाहर निकल गई थी और जल भी बाहर निकल गया था। पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है। पत्तियों में ऐसे क्यों होता है? हरे रंग की क्यों होती है? तो पत्तियों का रंग हरा, पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है मेरे भाई। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। दूसरा, पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे, पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा करते हैं सर जल ग्रहण? तो जड़ से, जड़ों के द्वारा करते हैं। कहां से करते हैं? जमीन से, मिट्टी के, जमीन में जो, जमीन से जो क्या करते हैं अपन? जल का अवशोषण करते हैं। कौन करते हैं? जड़ें करती हैं। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस जल को H2 और O2 के अणुओं में विखंडित कर देता है। जो सूर्य का प्रकाश पड़ा था तो प्रकाश ऊर्जा के कारण जो जल था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा मेरे भाई? विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों द्वारा पत्तियां हवा से CO2 अवशोषित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं? अवशोषित करती है, इनहेल करती है, मतलब अंदर लेती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं? पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है तथा कुछ गैस की मात्रा का अवशोषण जड़, तने तथा पत्तियों की सतह द्वारा हो जाता है। तो सर ये रंध्र कैसे होते हैं मेरे भाई? जब पत्ती को जूम करेंगे अपन, पत्ती को जूम करेंगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो हमें इस तरीके से छिद्र दिखाई देंगे। अगर इस तरीके से ये पोर्स बोलते हैं इनको, जो अपने चेहरे पर भी पोर्स होते हैं वैसे इन पे भी क्या होते हैं? पोर्स का मतलब होता है रोम छिद्र। तो ये रोम छिद्र अगर खुले हुए हैं अपने, कब खुलते हैं? जब पसीना आता है। तब तुम देखते होंगे पसीना आता है तो तुम देखते होंगे, मतलब अब इस तरीके से तुम चेहरा देखोगे तो अलग ही दिखेगा। ठीक है, तो पोर्स क्या होते हैं? पोर्स का मतलब होता है रंध्र, रंध्र का मतलब रोम छिद्र। सर ये रोम छिद्र क्या होते हैं बेटा? बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं मेरे भाई? जो क्या करते हैं मेरे भाई? जो इनको हवाओं को, मतलब गैसों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। इस तरीके से कौन करता है सर? ये रंध्र करते हैं। रंध्रों का कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, आगे देखेंगे, पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के अणुओं से अभिक्रिया कर ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। किसमें अपचयित हो जाता है मेरे भाई? ग्लूकोज में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इस तरीके से ग्लूकोज बन जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं इसको। ये ऑक्सीजन बन जाती है, ये क्या बन जाता है? जल बन जाता है। आगे देखेंगे, ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है मेरे भाई। क्या होती है? पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं। और आगे देखेंगे हम विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण में क्या था? पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, तो क्या करता है? बल्कि अपने भोजन के लिए क्या करता है? अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर करता है, या फिर अन्य जीव जो भोजन बनाता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है भाई? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, फंगस व अन्य जीव आदि। विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है मेरे भाई? 3 प्रकार का होता है। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम। मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। मृतजीवी का मतलब जो मरे हुए से अपना भोजन लेते हैं, तो मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से वह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए कवक, फफूंद आदि। परजीवी क्या होते हैं? वे जीव जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे भोजन लिखेंगे, अपना भोजन लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे भोजन। अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए फीताकृमि, गोलकृमि, जूं, अमरबेल आदि। इनका उदाहरण मैंने तुम्हें समझाया था। फीताकृमि, गोलकृमि क्या होते हैं मेरे भाई? कृमि का मतलब है कीट होते हैं एक तरीके से। कीट का मतलब उड़ने वाले नहीं, मतलब इस तरीके से समझो कि सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव। ये क्या होते हैं? कृमि बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कृमि। बेटा समझाने के लिए बता रहा हूं, बल्कि जीव अलग चीज, मतलब सूक्ष्म जीव, मतलब मान सकते हो कि सूक्ष्म जीव होते हैं। तो देखो मेरे भाई, फीताकृमि का मतलब क्या होता है? जो फीते की तरह होता है उसको बोलते हैं फीताकृमि। तुमने देखा होगा 9th क्लास का जो 5वां 6वां चैप्टर है जीव के बारे में है, वो में तुमने देखा होगा फीताकृमि अलग चीज, फीताकृमि कैसा चित्र दिया है और गोलकृमि का कैसा दिया हुआ है। तो फीताकृमि में फीते की तरह जो होता है वो फीताकृमि कहलाता है, और गोलकृमि का मतलब है जो गोल होता है वो गोलकृमि कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, जो मैंने तुम्हें बताई थी, जो तुम्हारे माथे में पड़ती है, सर में पड़ती है। अमरबेल क्या होती है तुम्हें पता ही है। ठीक है, अमरबेल मैंने बताया था एक ऐसी बेल होती है
जो क्या करती है, किसी भी पेड़ के सहारे क्या करती है, अपना पोषण प्राप्त करती है। नोट में दिखवाया था मैंने, परजीवी पोषण में 2 जीवों की भागीदारी होती है। कितने जीवों की भागीदारी होती है सर? 2 जीवों की भागीदारी होती है परजीवी में। पहले तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है परजीवी और एक होता है पोषी। तो परजीवी क्या होता है? परजीवी वह जीव है जो पोषियों के शरीर में रहकर उनके ही भोजन और आवास का पोषण करता है। परजीवी वह जीव है जो पोषियों के शरीर में रहकर उनके ही भोजन और आवास का क्या करता है? पोषण करता है। पोषी क्या होता है? परजीवी जिस जीव से खाद्य अवशोषण करते हैं पोषी कहलाते हैं। परजीवी जिस जीव से खाद्य अवशोषण करते हैं, मतलब मान लो मैं हूं और मेरे अंदर कोई जू रहकर क्या कर रही है? अपना पोषण कर रही है, अपना पोषण कर रही है मेरे भाई, तो मैं तो क्या हो जाऊंगा? पोषी, और वो क्या हो जाएगा? परजीवी हो जाएगी। ठीक है, चलो। हाँ, मेरे तो अलग ही जून लिपट रही है, नालायको, तुम्हारे पड़ेंगे थप्पड़, गुरुजी के तो अलग ही जून लिपट रही है। हाँ, मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो, समझ रहा हूं मैं, नालायको। इधर देखो, प्राणी संपोषण की बात करेंगे मेरे भाई। प्राणी संपोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषण की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण एवं पाचन के द्वारा करते हैं। क्या कहलाती है हमारे पास? अर्थात वह भोजन को लेता है, पचाता है और बाहर निकालता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, अमीबा एवं सभी प्रकार के जीव आदि, ये क्या कहलाता है? प्राणी सम। प्राणी सम का मतलब समझ लेना, प्राणी के समान। प्राणी के मतलब हमारे समान। हम क्या करते हैं मेरे भाई? हम भोजन को खाते हैं, पचाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये 3 काम करते हैं। ऐसे ही कौन कौन सी चीजें होती हैं, ऐसे कौन कौन से जीव होते हैं सर? मनुष्य के साथ साथ अमीबा भी होता है, अमीबा के अलावा और जो भी जानवर होते हैं वो सारे यही काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब अमीबा का हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और मनुष्य का भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम अमीबा में पोषण पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो अमीबा के बारे में पहले जान तो ले कि अमीबा है क्या चीज। तो मैंने तुम्हें लिखाया था कि अमीबा जो है मेरे भाई एक प्राणी सम एक कोशिकीय जीव है। प्राणी सम क्या है? प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। कौन से संघ का सदस्य है मेरे भाई? ये प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। कौन से संघ का? प्रोटोजोआ संघ का सदस्य। यहां से प्रश्न बनेंगे मेरे भाई, है ना? आगे देखेंगे, यह एक अनिश्चित आकार का प्राणी है, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। मैंने उदाहरण से देके तुम्हें समझाया था कल कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। चलो, यह नदियों, झीलों, तालाबों में पाया जाता है मेरे भाई। कहां पाया जाता है? नदियों में, झीलों में और तालाबों में पाया जाता है। अमीबा में पोषण के चरण की बात करें तो मेरे भाई ये अमीबा है, भोजन को अपने पाद या पैर की सहायता से घेर लेता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो अमीबा होता है वो इस तरीके से होता है। मान लो ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है मेरे भाई, ठीक है। ये मान लो तुम ये ऐसे जो ये मुट्ठी दिख रही है मेरी, ये अमीबा है। तो ये क्या करेगा अमीबा? अमीबा क्या करेगा मेरे भाई? देखो, यहाँ पे हम वीडियो नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि अपने पास अपनी बनाई हुई वीडियो नहीं है। अगर किसी और की वीडियो को अपन यहाँ पे चलाएंगे तो उसमें कॉपीराइट लग जाएगा और ये वीडियो को ही डिलीट करनी पड़ जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी मेहनत खराब हो और तुम्हारी चीजों में मतलब थोड़ा सा भी चेंज हो। ठीक है मेरे भाई, समझने का प्रयास करेंगे, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अभी चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा। देखो मेरे भाई, ये क्या करता है, इस तरीके से अमीबा होता है। मान लो ये अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा क्या करता है, जैसे मान लो ये खाद्य पदार्थ है, ये इस तरीके से दिख रहा है तुम्हें, इधर दिखेगा। देखो, ये खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तब जैसे मान लो ये खाद्य कण है, ये अमीबा के पास आएगा तो अमीबा क्या करेगा, अपनी स्थिति को इस तरीके से करके और ये इस तरीके से पैर बना लेगा। ये पैर बना लेगा, देखो इस तरीके से पैर बना लेगा और ये इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे ले लेगा इसको और ये अंदर ले लेगा। अब ये जो गया है वो किस में गया है? रिक्तिका में गया है। तो रिक्तिका में क्या होता है? कोशिका द्रव होता है जो इसका पाचन कर देता है। क्या कर देता है? पाचन कर देता है। जो बाकी की चीजें बचती हैं वो इस तरीके से, मान लो छिद्र जो है ये रोम छिद्र है, तो इनसे क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है। मतलब त्वचा के द्वारा क्या करता है, वो त्वचा के द्वारा सर उत्सर्जन करता है, स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अभी समझाऊंगा, देखो समझाने की चीज अभी आएगी, है ना। तो देखो, पहले क्या करता है, अमीबा जो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, भोजन को अपने पाद पैर की सहायता से घेर लेता है। भोजन को क्या करता है, अपने पैर बनाता है और पैरों की सहायता से घेर लेता है। को कहां पे डाल देता है? खाद्य रिक्तिका में डाल देता है। खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका का मतलब है, खाद्य का मतलब है खाना, रिक्तिका का मतलब है खाली जगह। तो ऐसी खाली जगह होती है जहां पे हम भोजन को ले जाकर वो अमीबा क्या करता है, रख लेता है, डाल लेता है। जैसे अपने पेट है, ठीक है, इसको बोलते हैं उदर गुहा। गुहा का मतलब क्या होता है? खाली जगह। हमारे लिए क्या है? गुहा का मतलब खाली जगह। वैसे इसमें रिक्तिका होती है। रिक्तिका का मतलब क्या होता है? खाली जगह होती है। रिक्तिका से नाम पता नहीं चल रहा क्या? रिक्त, रिक्त का मतलब है खाली। तो खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका का मतलब ऐसी रिक्तिका, ऐसा रिक्त स्थान जिसमें खाद्य को डाला गया हो, खाद्य को रखा गया हो। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन कर देते हैं। जो अमीबा ने पोषण लिया था, अमीबा ने जो भोजन लिया था, जो खाद्य पदार्थ लिया था, उस खाद्य पदार्थ को जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ने का काम कहां होगा मेरे भाई? खाद्य रिक्तिका में होगा। कहां होगा? खाद्य रिक्तिका में। देखो, एक एक चीज समझा रहा हूं। अगर वो पूछ ले कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन कहां होता है अमीबा में, तो हमें बताना है खाद्य रिक्तिका में। ठीक है, कैसे अपना मतलब, कैसे भोजन को किसकी सहायता से घेर लेता है? कूट पाद की सहायता से, पादाभ की सहायता से, पैर की सहायता से, पाद की सहायता से। चारों चीजें
मैंने लिखा ही थी। आगे देखेंगे मेरे भाई, खाद्य रिक्ति, अब देखो बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है मेरे भाई। जैसे मान लो ये मेरा हाथ था, मैंने अमीबा को खोल दिया है, अमीबा को क्या कर दे, खोल दिया। अब ये अपचित जो भोजन है वो स्किन की तरफ जाएगा, जैसे मान लो ये है इस तरीके से, ठीक है। अब ये अमीबा है मेरे भाई, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से स्किन की तरफ जाएगा। कौन सा है ये, अपचित भोजन है, तो ये स्किन की तरफ जाएगा और स्किन की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, स्किन से बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आगे देखो समझेंगे। अपचित पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब मेरे भाई अब आता है अपने पास चित्र, तो इस चित्र में समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले अपने पास क्या होता है, ये अमीबा का चित्र है मेरे भाई, क्या है, अमीबा का चित्र, ठीक है। इसको और बड़ा बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कितना शानदार चित्र लग रहा है भाई, मुझे तो सही लग रहा है क्योंकि मैंने बनाया, बाकी तुम्हारा कुछ पता नहीं है, ठीक है मेरे भाई। ये होती है अमीबा, क्या होती है, अमीबा। इस अमीबा में देखो, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। सर एक कोशिकीय जीव है तो इसमें केंद्रक भी होगा क्या, हाँ मेरे भाई इसमें केंद्रक भी होगा। क्यों नहीं होगा केंद्रक भाई, एक कोशिका है। जब हमने कोशिका की संरचना पढ़ी होगी तुमने, उस कोशिका की संरचना में जैसे मान लो ये गोल वाली कोशिका तुमने पढ़ी, ठीक है, कौन सी होती थी, जंतु या वनस्पति, बताएंगे कौन सी होती थी। तो इसमें तुमने यहाँ पे इस तरीके से केंद्रक देखा था कि नहीं देखा था, सॉरी केंद्रक बीच में था। केंद्रक कहाँ देखा था तुमने, बीच में देखा था। सर हरित लवक भी देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया भी देखा था, इस तरीके से देखा था, तुमने देखा था कि नहीं देखा था। तुम बोलोगे हाँ सर बहुत सारी चीजें देखी थी हमने, और ये कोशिका ही थी। तो अब ये कोशिका जो थी, तो देख समझो, अगर एक कोशिका है तो एक कोशिकीय जीव, दो कोशिका है तो मतलब एक से अधिक कोशिका जब होती है तो उसको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं मेरे भाई, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। अब देखो एक कोशिका हो चाहे हजार कोशिका हो, भाई कोशिका अगर है, कोशिका अगर है तो केंद्रक तो मिलेगा, केंद्रक तो क्या करेगा, मिलेगा। और अगर केंद्रक मिलेगा मतलब कि कोशिका है तो कोशिका में सारी चीजें होंगी। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, देखो ये कोशिका है, ये क्या है, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक कोशिका मान सकते हैं। एक कोशिका है जिसमें क्या है मेरे भाई, केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है सर, क्या है, केंद्रक है। दूसरी बात इसमें क्या है, कोशिका द्रव है। ये जो डॉट डॉट से दिखा रखा है मेरे भाई वो क्या है, तो मेरे भाई वो कोशिका द्रव है, क्या है, कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव करता क्या है सर, कोशिका द्रव क्या करता है, तो तुमने नवी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सर कोशिका द्रव है वो इस कोशिका को पोषण प्राप्त कर, पोषण देता रहता है। कैसे देता रहता है, देखो इसके बहुत सारे काम होते हैं, मैं तुम्हें एक एक काम बताया मैंने, है ना, बहुत सारे काम होते हैं। अभी अपन को कोशिका ने पढ़कर पहले ये चीज पढ़नी है कि अमीबा होता है, अमीबा में यहाँ पे केंद्रक है, और यहाँ पे जो ये डॉट डॉट से दिखा रखा है वो क्या है हमारे पास, कोशिका द्रव है। ये खाद्य कण है, खाद्य कण का मतलब जिसको अमीबा ग्रहण करेगा, अमीबा खाएगा। तो अमीबा खाएगा कैसे, देखो इसने क्या किए हैं, इस तरीके से ये वाली और ये वाले, ये पैर दिख रहे होंगे तुम्हें, क्या दिख रहे हैं, दो पैर इस तरीके से दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, इस तरीके से देखो, इस तरीके से दिख रहे हैं, दिख रहे दोनों पैर, ये इस तरीके से देखो, ये दोनों पैर दिख रहे हैं, हाँ सर दिख रहे हैं। तो इन दोनों पैरों के बीच में पहले तो क्या करेगा, इस खाद्य कण को पकड़ेगा, क्या करेगा, पकड़ेगा। पकड़ने के बाद में इस खाद्य कण को किसके द्वारा पकड़ा गया है, बेटा कूटपाद, जिसको हम पैर भी बोल रहे हैं, पादाप भी बोलते हैं और पाद भी बोलते हैं। सर आपने चारों नाम क्यों लिखवा दिए मेरे भाई, अगर मान लो उसने पादाप लिखकर दे दिया तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, मान लो वहां पे तुम्हारे समझ में नहीं आया कि क्या चीज है जो अभी हमको पता ही नहीं चल पा रही क्या है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, इसको धीरे धीरे बंद करता रहता है, धीरे धीरे बंद करता रहता है और इस खाद्य कण को अपने अंदर लेता रहता है। देखो अब यहां पे इसने क्या किया, इस खाद्य कण को अपने अंदर ले लिया, मतलब ये क्या है, खाद्य रिक्तिका है, क्या है, खाद्य रिक्तिका। अब ये क्या करेगा, इस खाद्य रिक्तिका में ही इस खाद्य कण को तोड़ेगा, क्या करेगा, तोड़ेगा। जैसे कि यहां पे दिखाया मैंने कि इसने तोड़ दिया, तोड़ दिया, और अपशिष्ट जो होगा ना मेरे भाई, अपशिष्ट जो होगा उसको इसने इस तरीके से बाहर निकाल दिया। अपशिष्ट को क्या कर दिया, इसने बाहर निकाल दिया मेरे भाई। अपशिष्ट को स्किन के बाहर निकाल दिया, ठीक है मेरे भाई। ये होती है मेरे भाई, ये होती है तुम्हारे अमीबा में पोषण। बताओ इसमें समझ में आया कि नहीं आया। देखो पहले क्या क्या लिखना है इसमें कि अमीबा का पोषण कैसे होता है, ध्यान से समझे। अमीबा के बारे में अपन ने लिख लिया, तो हम बताएंगे कि अमीबा जो होता है अपने पादाप की सहायता से, अपने पादाप नुमा संरचना या पादाप की सहायता से या कूटपाद की सहायता से खाद्य कण को पकड़ता है। खाद्य कण को पकड़कर वह उसे क्या करता है, खाद्य अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, जो कि खाद्य रिक्तिका में संचित हो जाता है। खाद्य रिक्तिका में जो खाद्य कण था उसका जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में विघटन हो जाता है, तथा अमीबा में मतलब उससे क्या ले ली जाती है, ऊर्जा ले ली जाती है। अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको क्या कर दिया जाता है, शरीर के बाहर छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। चलो लिखाऊं आगे, बताओ लिखाऊं आगे, लिखाऊं क्या मेरे भाई, बताएंगे सभी, लिखाऊं। चलो इसको मैं थोड़ा छोटा करके और इसको और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं कि इसके बगल में ही क्यों ना मैं सारी चीजें लिखता हूं, अरे और अच्छे से तो रहा है ना मेरे भाई। चलो
ठीक है मेरे भाई। चलो अब मैं इधर लिखूंगा, इधर तुम्हें समझ लेना है, इसको मैं कर देता हूं गोल उसमें बंद। ठीक है मेरे भाई। चलो अब दिख रहा है ना। अब मैं इधर इधर क्या करूंगा, इसको मैं इधर समझा दूंगा तुम। चलो मेरे भाई अब लिखते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे, देखो अपन ने कहां तक लिख लिया था। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अमीबा में पोषण, हेडिंग डालेंगे अमीबा में पोषण। चलो लिखेंगे अमीबा में पोषण। चेंज कर लूं मार्कर, बताओ। कोई बात नहीं, लिखेंगे मेरे, लिखेंगे। अमीबा में पोषण। सही दिख रहा है मेरे भाई सभी को। अमीबा में पोषण, ठीक है। अमीबा में पोषण में लिखेंगे अमीबा की लिखेंगे यहाँ पे अमीबा की कोशिकीय सतह, लिखेंगे अमीबा की है सतह, अमीबा की कोशिकीय सतह पर अंगुली नुमा जैसी अस्थाई संरचना होती है, अंगुली जैसी लिख लो, जैसी अस्थाई संरचना। ज्यादा कठिन क्यों बनानी लैंग्वेज को। जैसी अस्थाई संरचना होती है, अंगुली जैसी अस्थाई संरचना होती है जिसे फुटपाद से कूटपाद अंगुली जैसी अस्थाई संरचना होती है जिसे कूटपाद या पादाभ कहते हैं। लिखेंगे इसमें अमीबा इन कूटपादों की सहायता से अमीबा इन अब देखो किसी ने चित्र पूरे पेज में बना लिया था तो कोई बात नहीं, उसके नीचे लिख लेंगे, है ना। जरूरी नहीं है बगल में लिखो भाई, मैंने तो क्या स्लाइड बचाने के लिए तुम्हें लिख ली, क्योंकि स्लाइड अपलोड होने में फिर काफी टाइम लगता है ना, इसलिए। चलो ज्यादा हो जाती है ना तो फिर ये अपलोड होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है। लिखेंगे अमीबा इन कूटपादों की सहायता से भोजन को
घेर लेता है, भोजन को क्या कर लेता है, घेर लेता है, जो संगलित होकर, जो गलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इस खाद्य रिक्तिका में लिखेंगे मेरे भाई, इसी में है ना, इसी में लिखेंगे, इस खाद्य रिक्तिका में, बताओ खाद्य रिक्तिका में क्या होता है मेरे भाई। खाद्य रिक्तिका में सर आपने बताया था अभी अभी कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। लिखेंगे इसमें, इस खाद्य रिक्तिका में खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन किया जाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे आगे, और क्या होता है बताओ, और वे कोशिका द्रव्य में, और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। जो पदार्थ अपचयित होता है, अरे बताते रहेंगे, कुछ गलती वलती लिख रखे हो तो ना, देखते चलेंगे, एक एक चीज पढ़ते चलेंगे मेरे भैया ना, मुझसे गलती हो जाए तो बता देना तुम, ठीक है ना। चलो, अरे गुरु जी मजाक कर रहे हो, इजाज ना करो, ना लायक हूं मैं, सच बात कह रहा हूँ, बावला मत हो। लिखेंगे जो पदार्थ अपचयित होता है, जो पदार्थ अपचयित होता है, अपचयित का मतलब जो अपचित रह जाता है ना, अपचयित का मतलब अपचित, लिखेंगे इसको अपचित है। जो पदार्थ अपचित, लिख अपचित, हो गया भाई। जो पदार्थ अपचित होता है, एक मिनट में भाई, कल भी अपचयित लिख दिया था शायद। अपचित है ये, है ना। चलो लिखेंगे इसमें मेरे भाई आगे, जो पदार्थ अपचित होता है वह क्या करता है, कोशिका की सतह की ओर गति करता है। तो लिखेंगे जो पदार्थ अपचित होता है वह कोशिका की सतह और गति
करता है। क्या करता है? कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तथा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो इधर चित्र लिखा दिया, इधर मैंने समझाने का कर दिया, तो दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी तुम्हारे, है ना। चलो लिखेंगे, यहां तक लिख लिए मेरे भाई? लिख लिया? लिख लिया क्या बताओ सभी? लिख लेंगे सभी एक बार, ठीक है। हाँ सर बात नहीं करते, हाँ लो बात कर ले। बताओ क्या बात करनी है? क्या बात करनी है बताओ? बताओ। देखो कोई चीज इसमें बताओ, पहले तो समझ में नहीं आई हो, ऐसी कोई वर्ड वगैरह कुछ हो तो है क्या कुछ? बे यार, अब लिखा कागो, ठीक है। अमीबा में पोषण, अब सही है ना, अब दिख रहा है। चलो देखो जो जो चीज लिख दी है बताएंगे सभी क्या दिक्कत है। बताएंगे सभी क्या दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत है क्या बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलो समझा दूं एक बार, तुम कहो तो समझा दूं। चलो समझते हैं मेरे भाई। अमीबा में पोषण। अमीबा की कोशिकीय सतह पर उंगली जैसी अस्थायी संरचना होती है मेरे भाई। ये जो ये बनी है ना, उंगली जैसी संरचना है कि नहीं है भाई? मैं तुम्हें जब से उंगलियों से ही तो समझा रहा हूं, तो ये क्या है? उंगली नुमा संरचना है। तो क्या लिखेंगे कि अमीबा की कोशिकीय सतह, कोशिकीय सतह का मतलब है जो बाहर की सतह है ना मेरे भाई, ये बाहर की सतह पर ही तो बनी है। तो क्या बोलेंगे कि अमीबा की जो कोशिकीय सतह है उस पर उंगली जैसी अस्थायी संरचना होती है। कैसी होती है? उंगली जैसी अस्थायी। अस्थायी क्यों बोला है सर? ये स्थायी नहीं होती। क्यों नहीं होती? जैसे तुम यहां पे देखोगे, यहां पे उंगली नुमा संरचना है क्या? नहीं सर। यहां पे बनी क्या? हाँ सर। यहां पे है क्या? नहीं सर। यहां पे है क्या? नहीं सर। तो ये कहां गई मेरे भाई? ये अस्थायी है, ये ओनली भोजन को पकड़ने के लिए ही काम में ली जाती है, ओनली इतनी देर के लिए ही बनती है। तो क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई? तो बोलेंगे कि अमीबा की कोशिकीय सतह पर उंगली जैसी अस्थायी संरचना होती है, जिसे कूटपाद या पादाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपाद या पादाभ कहते हैं। अमीबा इन कूटपादों की सहायता से भोजन को घेर लेता है। अमीबा क्या कर लेता है? इन कूटपादों की सहायता से, इन पैरों की सहायता से क्या कर लेता है? भोजन को घेर लेता है। जैसे कि देखो इसने घेरा, ये यहाँ पे था और इसने क्या किया? जैसे धीरे धीरे गति करता रहता है, यूं यूं करते 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 इसने अंगुलियों में संरचना बनाई, दोनों को पकड़ा। पकड़ा, जैसे ही पकड़ा इसने इसको क्या कर लिया? घेर लिया। और घेर घेर कर इसको इस तरीके से बंद कर लिया। तो इसने क्या कहा है? देखो घेर लेता है, जो संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। संगलित का मतलब है गल जाते हैं। गलेंगे कैसे? जब ये कोशिका द्रव में जाएंगे अंदर। तो इन्होंने जैसे ही ये अंदर गए, संगलित का मतलब है गलना, तो जब ये गले मतलब गला, ये गल गया, गल गया का मतलब इस तरीके से बताऊं, कैसे बताऊं तुम्हें मैं, इसे टूट गया इस तरीके से, ठीक है। तो इसने क्या बना ली मेरे भाई? इसने एक रिक्तिका बना ली, एक खाली जगह बना ली, जिसको हमने खाद्य रिक्तिका बोला है। क्या बोला है? खाद्य रिक्तिका। देखेंगे अमीबा इन कूटपादों की सहायता से भोजन को घेर लेता है, जो संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इस खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन किया जाता है। ये जो भी अपने पास खाद्य रिक्तिका है मेरे भाई, इसमें जो जटिल पदार्थ थे, जटिल पदार्थ का मतलब देखो इस तरीके से खाद्य कण था और यहाँ पे आके वो क्या हो गया? टुकड़े टुकड़ों में टूट गया। मतलब जटिल था, जटिल का मतलब वो ज्यादा था और उसको कम कम में तोड़ लिया। जैसे मान लो अपन ने खाना खाया, हम ना, मैंने बताया था तुम्हें शुरू शुरू में कि जैसे अपन ने भोजन खाया, रोटी खाई, रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन पता है क्या? नहीं सर। तो वो कहाँ जाके कम कंप्लीट होगा? कहाँ जाके बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट? ऊर्जा, ऊर्जा कैसे मिलेगी? ऐसी है कि रोटी रखी है सामने और तुम्हें एनर्जी मिल रही है? नहीं मेरे भाई, खाओगे तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो खाएंगे तब क्या होगा? जब तुम खाओगे उसको, तो उसको जटिल, पूरी की पूरी रोटी है, अब ऐसा तो नहीं पूरी की पूरी रोटी अंदर जाके मतलब वो दे देगी, नहीं। तो रोटी को क्या करना पड़ेगा? तुम्हें चबाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के फिर वो अंदर जाएगी, अंदर जाके उसमें लार, एंजाइम वगैरह सब कुछ मिलेंगे। जब मिलेंगे तो वो क्या होगा? उसका
जैव प्रक्रम चलेगा, जैव प्रक्रम चल के वो टूटेगा, टूट के उसमें से क्या होगा, सरल कार्बनिक पदार्थ वो किसमें वो जटिल कार्बनिक पदार्थ वो किसमें टूट जाएंगे, सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाएंगे, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे इसमें क्या होगा, जब ये खाद्य के अंदर का जो ये कण है ये क्या हो जाएगा, सरल कोशिका, सरल पदार्थों में क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं और ये कोशिका द्रव्य में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे मेरे भाई। देखो इसमें देखो फैल गए कि नहीं फैल गए, हाँ सर फैल गए, फैल गए, हाँ सर फैल गए, ठीक है। आगे देखेंगे, जो पदार्थ अपचित होता है, मतलब जो नहीं पचा, जैसे अपने नहीं पचता तो अपन सुबह जाते हैं कि नहीं जाते फ्रेश होने के लिए, हाँ सर जाते हैं। तो जो ये भी जाएगा, क्योंकि जीव कैसा है, प्राणी समय प्राणी के समान है। तो जो पदार्थ अपचित होता है वह कोशिका की सतह की ओर गति करता है मेरे भाई। जो अपचित पदार्थ था मेरे भाई, जो ये अपचित पदार्थ था, ये कोशिका की सतह की ओर गति की और ये क्या हो गया, बाहर निकाल दिया गया। क्या निकाल दिया गया, बाहर। और इसमें मैं लिख रहा हूं अपचित, अपचित पदार्थ। अपचित पदार्थ, ठीक है मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, अपचित पदार्थ। क्या दिख रहा है, दिख रहा है, बात नहीं। तो देखो, वह कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हो गया अमीबा का पोषण। क्या हो गया, अमीबा का पोषण। अब बेटे अगली हेडिंग लिखेंगे अपन, मानव में पोषण। क्या लिखेंगे अगली हेडिंग, अगली हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, अगली हेडिंग डालेंगे मानव में पोषण। अगली हेडिंग लिखेंगे मेरे मानव में पोषण। अगली हेडिंग डालेंगे और हेडिंग लिखेंगे मेरे भाई मानव में पोषण। लिखेंगे मानव में पोषण। हेडिंग लिखेंगे मेरे भाई मानव में पोषण। चलो देखेंगे मेरे भाई, हेडिंग में लिखेंगे मानव में पोषण। क्या लिखेंगे ये, मानव में पोषण। अब मानव में पोषण की बात करें, देखो मेरे भाई, अब मानव में पोषण मतलब जैसे तुम खाते हो, चरते हो ना, नालायक हो, सूगले हो, गुरुजी क्या क्या कह देते हो, हाँ मैं ऐसे ऐसे बिगाड़ता हूँ तुम्हारी, नालायक हो, बिगड़ी तो पड़ी है तुम्हारी, सुधरी क्या है बताओ, कुछ सुधरी हुई है क्या तुम्हारी, कुछ नजर में इज्जत में मतलब घर वालों की नजरों में इज्जत है क्या तुम्हारी, कुछ नहीं है, नालायक हो। मेरी नहीं है, तुम्हारी कहाँ से होगी सर, हमारी तो आपकी नहीं होगी। हाँ बेटे सही कह रहा है, तो तेरी होगी, मुझे पता है कितनी है, जो तो इधर देख। मानव में पोषण, देख भाई मैं मानव में पोषण कैसे होगा, जैसे तुमने खाना खाया, ठीक है, सही नहीं दिख रहा क्या तुम्हें, थोबड़ा नालायक हो, लो। तो अब देखो मेरे भाई, अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। देखो मेरे भाई, अब मानव में पोषण कैसे होगा कि भाई मानव क्या करेगा, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें पाचन तंत्र समझाता हूँ। देखो क्या है, दिख रहा है मेरा पाचन तंत्र, तुम्हें नहीं दिख रहा सर, भी नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो देखो मेरे भाई, ये है अपने पास खाना, ठीक है, ये खाना गया, अपन ने खाया, खाने का मतलब है अंतर ग्रहण किया, अंतर ग्रहण का मतलब है मेरे भाई कि हमने इसको, अंतर ग्रहण का मतलब है हमने अंदर लिया। तो कैसे लेंगे, जैसे मैंने खाया, देखो गया, ठीक है। अब जैसे ये गया, अब मेरे भाई मैंने इसको क्या किया, चबाना शुरू किया। अब ये चबाने का काम किसने किया, किसने किया मेरे भाई, ये काम चबाने का जो काम है वो किसने किया, जीभ ने और दांत ने। सर जीभ ने चबाने का काम कैसे किया होगा मेरे भाई, तुम चबा चबा कर एक ही जगह, मतलब ऐसा थोड़ी है एक ही टुकड़ा गया और उसको चबा चबा के उसी को चबा रहे हो, बाकी का तो अंदर जाएगा, ऐसे नहीं। तो जीभ क्या करेगी, जीभ उसको सर्कुलेट करेगी, जीभ क्या करेगी, उसको सर्कुलेट करेगी और साथ साथ क्या काम करेगी सर, साथ साथ ये जब क्या करेगी, जो जीभ है ना ये लार निकालेगी। क्या निकालेगी, लार। लार में क्या होंगे सर, लार में बेटा एंजाइम होंगे। क्या होंगे, एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेंगे गुरुजी, मैंने बताया था तुम्हें मेरे भाई कि एंजाइम उत्प्रेरक का काम करेंगे, ये बाद में भोजन को पचाने में जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो क्या करना चाहिए, देखो एक चीज समझाता हूं, तुमने कहते सुना होगा कि तुरंत भोजन खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों
क्यों नहीं पीना चाहिए मेरे भाई, क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि अगर तुम सीधे ही भोजन खाने के बाद में पानी पी लोगे तो जो तुम्हारा लार था, जो तुम्हारी लार थी ना भोजन के साथ गई, वो क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। पतली का मतलब वो डाइल्यूट हो जाएगी, तनु हो जाएगी। तनु का मतलब सर क्या होता है मेरे भाई? जब लार में पानी मिल जाएगा तो लार पतली हो जाएगी, ऐसे समझ लो। पतली हो जाएगी तो वो अपना काम उतना अच्छे तरीके से कर पाएगी क्या? तो बोलोगे नहीं सर, काम तो उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगी। तो मेरे भाई इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भोजन को पचाने के लिए कुछ देर बाद पानी पीना चाहिए, जिससे कि एंजाइम जो है उस भोजन का क्या कर दे? पाचन करने में सहायता कर दे, उसका पाचन कर दे। ठीक है, तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे बाद के समथिंग पानी पीना चाहिए। और तुम लगाते हो यूं पानी, पहले तो खाना तो कम, मतलब खाना खा लिया और उसके बाद में लगाते हो यूं, और चलता है उसमें 2-3 जग ना लाएगा, तुम हो जाते हो डाकू, है ना? प्यासे हो जाते हो तुम। चलो अब फिर उसके बाद में देखो, उसके बाद में समझते हैं मेरे भाई। तो तुमने ये समझ में आ गया कि पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात, भोजन ने मिला मतलब भोजन को क्या कर दिया? काट लिए, पीट लिया, सब चीज ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊंगा कि दांत जो होते हैं मेरे भाई वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और कौन से होते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? इंसीजर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सर ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं मेरे भाई कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, है ना हिंदी में। सर ये क्या होते हैं? चवर्णक का मतलब है चबाना, ऐसे समझ लो। तो जो चबाने का काम करते हैं वो कौन से करते हैं? चवर्णक। सर चवर्णक का मतलब जो अपनी दाढ़ होती है ना, दाढ़, दाढ़ जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर ये पिछली अकल की दाढ़ नहीं होगी, अकल की दांत नहीं होगे, तो अकल की दांत वांत वगैरह ये कहाँ होते हैं? पीछे होते हैं। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चवर्णक। और इनसे आगे जो होते हैं इनको बोलते हैं अग्र चवर्णक। फिर जो आगे होते हैं इनको बोलते हैं कतनक, और ये होते हैं मतलब ये होते हैं कर्तनक, मतलब ये होते हैं कृतनक, और ये होते हैं रदनक। क्या होते हैं? रदनक। सॉरी, ये कृतनक, कृतनक कौन से होते हैं? हाँ ये कृतनक, फिर रदनक, फिर अग्र चवर्णक और फिर चवर्णक। तो सर ये क्या क्या करते हैं? देखो कृतनक, कृतनक का मतलब ही पता चल जा रहा है, कृतनक का मतलब है काटना। कृतनक का मतलब क्या है मेरे भाई? काटना। तो ये क्या करेंगे? जो दांत है इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कृतनक। कृतनक जो करेंगे वो क्या काम करेंगे मेरे भाई? वो भोजन को काटने का काम करेंगे, जिनको हम इंसीजर भी बोलते हैं, इंसीजर भी बोलते हैं। फिर अगला आता है हमारे पास कैनाइन। क्या आता है? कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन। कैनाइन क्या करते हैं मेरे भाई? इनको बोलते हैं रदनक। क्या करते हैं? रदनक। रदनक का मतलब है रगड़ना। रगड़ने का मतलब जब तुमने भोजन खाया तो उसको क्या करेंगे? ये घिसेंगे, मतलब एक तरीके से उसको बारीक बनाएंगे। ठीक है, कृतनक, रदनक। सर आगे क्या होता है? आगे होता है चवर्णक, सॉरी अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक क्या करेंगे? भोजन को चबाने में सहायता करेंगे। फिर चवर्णक क्या करेंगे? उसका पूरी तरीके से उसको चबा देंगे। ठीक है, तो ये हो गई दांतों की बात। जीभ क्या करेगी? जीभ क्या करेगी सर? एंजाइम निकालेगी। क्या निकालेगी मेरे भाई? एंजाइम निकालेगी। जीभ क्या निकालेगी? एंजाइम निकालेगी। ठीक है सर, आपने बताया, समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। इसके बाद में समझते हैं। अब आता है हमारे ग्रसनी मेरे भाई। क्या आता है? ग्रसनी। अब ग्रसनी कैसे आएगा? देखो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मैं समझाऊंगा, पहले बहुत सारा समझाऊंगा, उसके बाद में लिखाऊंगा, तो ध्यान से समझेंगे। अब क्या होगा मेरे भाई कि ये आ गई हमारे ग्रसनी। यहाँ पे बोलते हैं ग्रसनी, जिसको ऐसे चेंज हो रही है ना आवाज, चेंज हो रही है ना आवाज। देखो ये यहाँ पे क्या है? ये इसको बोलते हैं, तुम क्या बोलते हो इसको? इसको मतलब वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसमें पढ़ेंगे अपन श्वसन तंत्र में, है ना? इसको मतलब कंठ बोलते हैं, कंठ, गला। ये क्या करते हो? ध्वनि निकालने के उत्तरदायी होता है। तो देखो यहाँ पे सर तुम बोलोगे सर ये कंठ है या फिर इसमें ग्रसनी है। तो मेरे भाई ऐसे समझो, ये नाक से जब सांस ले रहे हो, जब भी मेरे पेट में गई, इधर गई मेरे फेफड़ों में, ठीक है, पेट में तो ऐसे कैसे बोलूँ नालायक को मैं साइंस को कि पेट में गई, हाँ समझो। फिर क्या है? तुमने मुंह से भी ली, तो मुंह से भी कहाँ गई? तुम्हारे फेफड़ों में गई। सर ये क्या चक्कर? दोनों से ले रहे हैं तो सांस है मेरे भाई। ये दोनों जाके जुड़ते हैं, जहाँ पे जुड़ते हैं ना उसको बोलते हैं अपन क्या? ग्रसनी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ठीक है, अब आगे समझेंगे इसको। ग्रसनी बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं बेटा। देखो चित्र से समझाऊंगा, पहले एक बार ऐसे समझो। तो ग्रसनी बोलते हैं, इस ग्रसनी में 2 नली होंगी। इस ग्रसनी में क्या होगा? जैसे ये ग्रसनी आ रही है यूं, 2 नली होंगी, ये इस तरीके से 2 नली होंगी। एक होगी श्वसन नली, एक होगी ग्रास नली। एक होगी श्वसन नली, एक होगी ग्रास नली। सर ये श्वसन नली, ग्रास नली क्या काम करेगी? श्वसन नली जो है, श्वसन नली जो है मेरे भाई वो सांस को ले जाने में काम आएगी। ग्रास नली जो होगी वो ग्रास को ले जाने की। ग्रास का मतलब घास नहीं है नालायक को। ग्रास का मतलब है जो तुम घास खाते हो। घास का मतलब जैसे भोजन का टुकड़ा जो तुमने लिया उसको लेते हो, जो एक बार में खाते हो उसको बोलते हैं ग्रास। क्या बोलते हैं? ग्रास। तो क्या होगा सर? अब उस ग्रास नली में क्या होगा? जैसे तुमने खाया वो ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी में से जाता हुआ वो ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली से, अब देखो ग्रास नली क्या होती है? ग्रास नली जो होती है मेरे भाई वो ग्रसनी और अमाशय, ग्रसनी और अमाशय को क्या करती है? जोड़ती है। क्या करती है? ग्रसनी और अमाशय को जोड़ती है। जैसे ही यहाँ से भोजन गया ग्रास नली से होता हुआ वो पेट में चला जाएगा। अब पेट में मेरे भाई, पेट में 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 3 भाग। सर कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? वो अब ये पढ़ेंगे,
पहले एक बार समझो, पेट में गया। अब पेट में जो 3 भाग होते हैं उसमें क्या करता है, एक तो क्या करता है सर, उस पर छिड़काव देता है सर। किसका देता है मेरे भाई, जठर रस का देता है। किसका देता है, जठर रस का। देखो मैं तुम्हें एक एक चीज लिखाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, और तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठा ना तो मेरी गारंटी है इस बात की गारंटी है, मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, है ना। समझ में आएगा, एक एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो जब पेट में जाएगा तो 3 हिस्से हैं, पेट में कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से। तो जो पेट में 3 हिस्से हैं मेरे भाई, एक तो क्या करेगा, उस पर छिड़काव करेगा। किसका छिड़काव करेगा सर, बेटा तुमने देखा होगा हम पेट को बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं सर, महाशय नहीं नालायको, अमाशय। देखो इसको अमाशय बोलते हैं सर, अमाशय बोलते हैं। अमाशय का मतलब क्या है मेरे भाई, अम्ल और प्लस में आशय। आशय का मतलब होता है मेरे भाई घर। क्या होता है, घर। इसका मतलब क्या होता है, घर। और ये किसका घर है, अम्ल का घर। किसका घर है, अम्ल का घर। मतलब कि जो अम्ल का छिड़काव होगा, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पेट में HCl अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है मेरे भाई, HCl अम्ल होता है। HCl अम्ल होता है। अब ये HCl अम्ल क्या होता है मेरे भाई, यहाँ से जो जठर रस होता, जठर रस में भी जठर रस और होता है। क्या होता है, जठर रस। क्या होता है मेरे भाई, जठर रस होता है। क्या होता है मेरे भाई, जठर रस होता है। क्या होता है, जठर रस। जठर रस, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, जठर रस होता है। ये जठर रस क्या करता है, जठर रस क्या, यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले तो, जैसे ये मान लो ये पेट है, इस तरीके से तुम्हारा पेट होता है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से तुम्हारा पेट होता है, तरीके से तुम्हारा पेट होता है, ठीक है। पेट में तुम्हारे 3 भाग होते हैं, मतलब 3 तरीके से, इस तरीके से मान लो। जब इसमें से तुम्हारा भोजन आता है तो भाई सबसे पहले यहाँ आता है। यहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी मतलब इस तरीके से उंगली नुमा संरचना होती है। यहाँ से क्या होती है, HCl अम्ल की फुहार होती है, मतलब बारिश होती है। HCl अम्ल का छिड़काव होता है। ये भोजन पर क्या करता है, HCl अम्ल डालता है। क्या डालता है, HCl अम्ल डालता है, जठर रस डालता है। ऐसे समझेंगे, जठर रस भी डालता है और ये भी डालता है। सर जठर रस और HCl में अंतर है क्या, अम्ल में? हाँ मेरे भाई अंतर है। जठर रस में बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा, एक एक को बताऊंगा। अब समझेंगे, पहले पहले हल्का सा समझेंगे, फिर उसके बाद में डीप जाएंगे अपन। अभी अपन को पता ही नहीं चल रहा, चल क्या रहा है, कैसे कैसे क्या होगा। तो जब ये जाएगा ना भोजन, तो इसके ऊपर क्या होगा, अम्ल का छिड़काव होगा। अब तुम्हें पता है अम्ल का मतलब तेजाब है एक तरीके से। सर तेजाब है तो तेजाब से तुम्हारा पेट जल जाना चाहिए मेरे भाई, जल जाना चाहिए। हाँ बेटे जल तो जाना चाहिए, लेकिन क्या, क्यों नहीं जलता? तो मेरे भाई यहाँ पे एक परत होती है, एक क्या होती है, एक परत होती है। क्या होती है, परत। किसकी परत होती है सर, इसको बोलते हैं मेरे भाई श्लेष्मा। क्या बोलते हैं इसको, श्लेष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्लेष्मा बोलते हैं। ये क्या करती है हमारी, ये हमारी अम्ल से रक्षा करती है। अगर हमारे पेट में जैसे मान लो अम्ल है, तो ये मान लो अम्ल से तो जल जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करती है, श्लेष्मा इसको बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, श्लेष्मा बोलते हैं। ये क्या करेगी मेरे भाई, ये हमारी इस अम्ल से रक्षा करेगी, मतलब हमारी जलन होने से, हमारे जो पेट में जो जलन हो रही है उससे बचाएगी, ठीक है। ठीक है सर, मान लिया। फिर क्या होगा, यहाँ पे अम्ल का छिड़काव होकर मेरे भाई ये जाएगा हमारे पास यहाँ पे दूसरे हिस्से में। जब ये दूसरे हिस्से में जाएगा ना, तो ये यहाँ पर पड़ा रहेगा 4-5 घंटे। क्या करता रहेगा, ये 4-5 घंटे ये पड़ा रहेगा। 4-5 घंटे पड़े रहने के बाद में ये जाएगा नीचे इस वाले हिस्से में, वाले हिस्से से फिर जाएगा ये छोटी आंत में। जाएगा छोटी आंत में। तो देखो इसका क्या है, यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा एंजाइम वगैरह सब कुछ ले लेगा। तो पेट इसको क्या करेगा, छोटी आंत को ट्रांसफर कर देगा 4-5 घंटे बाद में। 4-5 घंटे बाद में क्या कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। अब ट्रांसफर करके कहाँ जाएगा सर, ये छोटी आंत में जाएगा। ध्यान से समझेंगे मेरे भाई एक चीज, कि छोटी आंत नाम की छोटी है, बाकी ये लंबी बहुत है। तो सर ये छोटी क्यों रखा इसका नाम, मेरे भाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि समझ, जैसे मान लो मेरे पास एक तो ये पाइप है और एक मेरे पास ये पाइप है, ठीक है। ठीक है, अब मैं पूछूं तुमसे कि छोटा पाइप कौन सा है, तो तुम बोलोगे सर छोटा पाइप तो ये है, बड़ा पाइप ये है। अरे नालायको, हाँ ठीक है मान ली, बड़ा पाइप ये है, छोटा पाइप ये है। इसको क्या, देखो ध्यान से समझे, इसलिए छोटी आंत क्या है, पतली है। छोटी आंत क्या है, पतली, और बड़ी आंत क्या है, मोटी। इसलिए इस छोटी आंत को हमने, छोटी आंत को क्या बोला है हमने, छोटा बोला है। क्या बोला है, छोटा। लेकिन ध्यान से समझेंगे एक चीज, इसकी लंबाई अधिक होती है, इसकी लंबाई अधिक होती है
चौड़ाई क्या होती है इसकी कम, चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? बड़ी कौन सी है भाई इसमें? देखो दोनों को मैंने अच्छी तरीके से समझाया। एक तो ये दोनों चित्र बनाए, मैंने पूछा बड़ी कौन सी है, तो तुमने बोला सर ये बड़ी है और ये छोटी है। तो छोटी कैसे है सर? ये साइज में छोटी है। साइज में मतलब, साइज का मतलब लंबाई नहीं कह रहा मैं, मोटाई की बात कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूँ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में मेरे भाई इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मतलब जो पाइप होता है, जैसे मान लो एक तो छोटा वाला पाइप है, एक बड़ा वाला पाइप है, तो बड़ा वाला पाइप को हम देखो, मैं जैसे दो पाइप लेके आया, मैं पूछ रहा हूँ बड़ा पाइप कौन सा है, तो बोलोगे सर बड़ा पाइप तो ये है। कैसे पता किया तुमने? इस वाले क्षेत्र से भाई, ये इस तरीके से जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसका इतना सा है, तो बताओ बड़ा कौन सा हुआ? तुम बोलोगे ये। इसी तरीके से बड़ी आंत ये होती है, छोटी आंत ये होती है, लेकिन छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। ध्यान से समझेंगे दोनों चीजों को भाई मेरे भाई। ये बड़ी आंत तो होती है लेकिन इसकी लंबाई कम होती है, छोटी आंत छोटी होती है लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। इसकी लंबाई कम, इसकी लंबाई अधिक होती है, छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। ठीक है, तो छोटी आंत बड़ी आंत समझ में आ गया। जब ये भोजन जाएगा तो छोटी आंत में क्या हो रहा है? इसका पाचन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? पूर्णतया पाचन हो रहा होगा। सर इसमें भी कुछ होते हैं क्या? हाँ मेरे भाई, इस सारी चीजें के बारे में अभी पढ़ेंगे। इसमें ऊपरीनुमा संरचना होती है, जो क्या क्या काम देखना भी। ठीक है, फिर क्या आता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण करती है मेरी। क्या करती है बड़ी आंत? जल का अवशोषण करती है भोजन में से। देखो भोजन का पूर्णतया पाचन कहाँ होता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान लेंगे। भोजन का जो पूर्णतया पाचन, पूर्णतया का मतलब पूरा का पूरा जो सारा पाचन है, मतलब जो अंतिम स्टेज तक का जो पाचन है, वो कहाँ होता है? तो मेरे भाई छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण। क्या होता है? जल का अवशोषण। ठीक है मेरे भाई, अब चलो पढ़ना स्टार्ट करें मेरे भाई। लिखाना स्टार्ट करूं तो देखो थोड़ा सा लिखेंगे, बाद में समझता चलेंगे। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा, कोई बात नहीं। मैं इसको एक एक चित्र से समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे भी होगा मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा। कैसे कैसे भोजन जाता है, कैसे कैसे नहीं जाता, उस तक का वीडियो लेने की लाने की सोच मिल जाएगा, तो पे कॉपीराइट ना लगेगा, ऐसा लेके आएंगे। ठीक है, तो भाई बनाने का टाइम तो है नहीं ना, मैं जानता। 3D में बनाने के लिए किसी की मतलब बढ़िया डेवलपर की जरूरत होती है, वो अपने पास है नहीं। लिखेंगे मानव में पोषण। मानव में पोषण में लिखेंगे, मानव में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। लिखेंगे मानव में पोषण लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे मानव में पोषण मानव में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। पहले लिखेंगे, उसके बाद में समझाऊंगा, मैं एक एक चीज समझाऊंगा। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रही होगी, है ना? ठीक है, लिखेंगे। ठीक है, मानव में भोजन का पाचन। लिखेंगे मानव में भोजन का पाचन भोजन का पाचन। लिखेंगे इसमें मानव में भोजन का पाचन ये मानव में भोजन का पाचन कहाँ तक लिखे? मानव में भोजन का पाचन का पाचन आहार नाल में होता है। मानव मानव में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। आहार नाल का मतलब क्या है मेरे भाई? आहार नाल का मतलब है मुख से और गुदा तक की बात कर रहा है वो, जिसमें तुम्हारे पेट, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें क्या कि कहाँ पे? देखो मानव में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। मानव में भोजन का पाचन कहाँ होता है मेरे भाई? आहार नाल में होता है। लिखेंगे आहार नाल मुंह से गुदा तक फैली हुई। लिखेंगे इसमें आहार नाल, देखो मैं लिखवा भी रहा हूं आहार नाल है क्या चीज, तो लिखेंगे आहार नाल, आहार नाल मुंह से
आहार नाल उसे गुदा तक फैली हुई एक लंबी, मुंह से गुदा तक फैली हुई एक लंबी, लिखेंगे इसमें, गुदा तक फैली हुई एक लंबी नली होती है। लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा भाई, लंबी, फैली हुई एक लंबी नली होती है, लिखेंगे। होती है, फिर इसमें लिखेंगे इस आहार नली में, आहार नाल लिखेंगे, आहार नाल में इस आहार नाल में, लिखेंगे मेरे भाई, इस आहार नाल में भोजन का पाचन, इस आहार नाल में भोजन का पाचन भिन्न चरणों में होता है, लिखेंगे इस आहार नाल में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, से से मनुष्य को, से मनुष्य से मनुष्य पोषण प्राप्त होता है। होता है, मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। अब लिखेंगे आगे मेरे भाई, इसी में लिखेंगे, फिर समझाऊंगा मेरे भाई। लिखेंगे इसमें, अगली हेडिंग डालेंगे पाचन के विभिन्न चरण, लिखेंगे पाचन के विभिन्न चरण। पाचन के विभिन्न चरण, पाचन के विभिन्न चरणों में लिखेंगे मेरे भाई कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ध्यान से समझिए मेरे भाई। चलो, पहला लिखेंगे अंतर्ग्रहण, क्या लिखेंगे, अंतर्ग्रहण, ठीक है। चलो, पहला लिखेंगे मेरे भाई अंतर्ग्रहण, ठीक है। अंतर्ग्रहण में क्या लिखेंगे, अंतर्ग्रहण में लिखेंगे मेरे भाई, अंतर्ग्रहण में क्या लिखेंगे, अंतर्ग्रहण में लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, भोजन को मुंह में लेना, भोजन को में लेना, ठीक है। भोजन को मुंह में लेना क्या होता है, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई इसी में पाचन, अंतर्ग्रहण के बाद में लिखेंगे पाचन, तो लिखेंगे भोजन का पाचन करना,
भोजन का पाचन करना। तीसरा लिखेंगे मेरे भाई अवशोषण। तीसरा लिखेंगे अवशोषण। अवशोषण में लिखेंगे मेरे भाई पचे हुए भोजन का, पचे हुए भोजन का पचे हुए भोजन का लिखेंगे पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में, पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण, ठीक है, तत्वों में रूपांतरण और अवशोषण होना। रूपांतरण और अवशोषण होना। अब लिखेंगे आगे, चौथा लिखेंगे मेरे भाई स्वांगीकरण। क्या लिखेंगे? स्वांगीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? क्या लिखेंगे? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या लिखेंगे मेरे भाई? एक बार टाइम देख लेता हूँ मेरे नालाय को। चलो यहाँ तक ही लिख लेंगे, कोई बात नहीं, कल मैं और लिखा दूंगा मेरे भाई, है ना। कल इसको समझ भी लेंगे और लिखवा भी दूंगा मेरे भाई, है ना। कोई बात नहीं, आज यहाँ तक ही कोई दिक्कत नहीं है। इसको कल समझा दूंगा भाई, मानव में पोषण को और बेहतर तरीके से, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी भाई, टाइम हो गया फिर भाई क्लास अपलोड होने में दिक्कत आ जाती है मेरे भाई, है ना। इसके लिए सॉरी मेरे भाई, है ना। चलो आज के लिए बताएंगे भाई कैसे लगे आज की क्लास, ठीक है। कमेंट कर दिया करो, नालायक को कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो। अरे क्लास तो मत बताओ अच्छी है बुरी है कोई बात नहीं, लेकिन कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बता तो दिया करो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस दे दूँ, दे दूँ, दे दूँ, ये लो। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर।